हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने। पिछली वीडियो में हम एनसीईआरटी अर्थशास्त्र का पहला पार्ट, जिसमें हमने पहली वीडियो जो थी उसमें पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था, उसी पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा हम उसमें डिस्कस कर पाए थे। वीडियो लंबा होने के कारण मैंने उस पार्ट को बीच में छोड़ दिया था। उसी पार्ट का मैं बाकी का बचा हुआ हिस्सा इसमें आपको समझाऊंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप एसएसटी की और जीके की और अलग अन्य विषयों की वीडियो को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। चलिए मैं बता देती हूँ कि पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने आपको कहाँ तक चैप्टर पढ़ाया था। पालमपुर गांव की कहानी है ये पार्ट, पहला पार्ट है अर्थशास्त्र का। इस अध्याय में मैंने आपको पालमपुर की स्थिति का बता दिया था कि पालमपुर गांव कहाँ है, किस प्रकार वहाँ मुख्य क्रिया वहाँ की खेती है, खेती में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं। उसके बाद उत्पादन का संगठन, भूमि क्या है, उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी क्या होती है, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी क्या है, इन चीज़ों को मैंने आपको समझाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पालमपुर में उत्पादन के खेती के जो कारक हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने इस अध्याय में हम जो है पालमपुर गांव के हिसाब से ही, पालमपुर गांव का इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, एक्चुअली में पालमपुर गांव नहीं है। तो उसके माध्यम से हम पता कर रहे थे कि खेती के में किन किन या उत्पादन में किन किन फैक्टर्स की अहम भूमिका होती है और वो किस किस तरीके से होती हैं। तो कल हमने पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है, कहने का मतलब ये था कि पालमपुर में 1960 में जितनी भूमि को खेती लायक बनाया गया था वो आज भी उतनी है। तो इस चीज को फैक्टर दिखाया गया था कि हम किस तरीके से खेती की भूमि जो है वो आज भी उतनी है और आज भी उसके बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा फैक्टर था, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। अब जो भूमि बताई गई थी कि पालमपुर के अंदर इतनी भूमि है, अब उस दूसरे फैक्टर में ये पूछा गया है कि उसी भूमि से कोई अधिक पैदावार कर सकते हैं क्या, जितनी भी भूमि है क्या हम उस पे ही अपनी फसल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं क्या। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, यहाँ कोई बेकार यहाँ भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है खरीफ क्या होता है। तो बरसात का जो मौसम होता है वो खरीफ होता है और खरीफ में ज्वार और बाजरा ये दोनों फसलें उगाई जाती हैं। इन पौधों के को पशु के चारे के लिए प्रयोग में किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, जो गांव वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा, ज्वार और बाजरा, कुछ बच्चों की यहाँ खेती भी होती होगी, तो ज्वार और बाजरा ये दोनों, बाजरे के तो खैर हम दूसरी चीजों में प्रयोग करते हैं, बाजरा खाने के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन ज्वार जो है फसल जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। फिर क्वेश्चन बन रहा है कि रबी का मौसम कौन सा होता है और रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि कौन सी फसल उगाई जाती है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। कल हमने बताया था कि पालमपुर के आसपास ही एक गांव है रायगंज, कस्बा है रायगंज, और कस्बे में जो है मंडी है, मंडी में जो है लोग बेच देते हैं। तो ये नॉर्मली होता है, जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने घर में रखकर बाकी बचा हुआ जो है मंडियों में बेच देते हैं। जैसे कि इन दिनों भी गेहूं की फसल कट रही है और गेहूं की फसल तैयार होने के बाद, ये गेहूं की फसल की पिक दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रही गेहूं, ऐसी होती है, गेहूं ऐसा होता है, बाजरा, गन्ना, आलू, ये गेहूं
बाजरा, गन्ना और आलू। आलू स्टेम है एक तरीके से, ये फसल ये जमीन के नीचे बोया जाता है। तो इन दिनों भी आप देख रहे हैं कि इन दिनों गेहूं की फसल कट रही है, और फसल जितनी अनाज अपने लायक होता है, अपने लायक रखने के बाद किसान जो है बाकी बचा हुआ अनाज अपनी मंडियों में बेच के आ जाते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश का गांव, उत्तर प्रदेश के हिसाब से गांव दिखा रखा है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना भी बहुत होता है। तो वहां पर भी भूमि, कुछ भूमि में गेहूं लगा रखे हैं, लेकिन कुछ भूमि के हिस्से पर गन्ने की खेती की हुई है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। शाहपुर पास में शहर गांव है, उसके व्यापारियों को बेच दिया जाता है गन्ना। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का या प्रोडक्शन ज़्यादा होने का मेन कारण ये भी होता है कि वहाँ पर आपको पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों, आपको सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इसी कारण आप अपनी फसल को ज़्यादा प्रोडक्शन आप अपनी फसल का कर सकते हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, कहने का मतलब काफ़ी मतलब अर्ली टाइम में यहाँ काफ़ी पहले से यहाँ बिजली की सुविधा हो गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करता था। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। एक्चुअली आज भी हम यही देखते हैं कि अगर किसान वर्षा पर निर्भर होता है तो वर्षा अब टाइम से नहीं होती है तो फसल बेकार हो जाती है। इसलिए किसान को अपनी सिंचाई की व्यवस्था के लिए नलकूप अपने लगवाने ही पड़ते हैं। आप भी अब खेतों में जाएंगे तो खेतों में नलकूप लगे हुए मिलेंगे, ट्यूबवेल्स आपको लगे हुए मिलेंगे। तो ट्यूबवेल्स फ़ायदा वहीं होता है जहाँ पर बिजली की पर्याप्त सुविधा हो। तो पालमपुर गांव में पर्याप्त सुविधा थी बिजली की, इसलिए वहाँ के लोगों ने अपने खेतों में ट्यूबवेल्स लगवाए। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% भी से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिंचाई होती है और कितना परसेंट ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी खेती पर निर्भर है। तो इसमें 40% ऐसा क्षेत्र है जो सिंचाई जहां पर अपर्याप्त मात्रा में सही तरीके से होती है, और बाकी बचा हुआ जो है 60% एरिया ऐसा है जहां पर वर्षा पर आज भी किसान निर्भर है। पठारी क्षेत्रों में सिंचाई कम इसलिए होती है क्योंकि पठार एक टेबल लैंड होता है जो भूमि से ऊपर उठा हुआ होता है, और वो ऊपर से फ्लैट होता है, वहां पर पानी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आगे देखते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो पालमपुर में 2 फसल थी और तीसरी फसल के रूप में क्या पैदा हो रहा है? आलू। ये इन्होंने कुछ सारणी दी हुई है, टेबल दी हुई है जुताई क्षेत्र की, और एक और टेबल दी हुई है। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। एक तरीका जो है उपज बढ़ाने का क्या है? बहुविध फसल प्रणाली, मतलब आप एक के बाद कई फसल आप साल भर में पैदा कर सकते हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका इन्होंने दिया है उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। एक्चुअली किसान हमारे भारत के अनपढ़ हैं कुछ,
जो जिनको आधुनिक कृषि विधियों का पता ही नहीं है। तो आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके हम अपने खेत की फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। उपज क्या होता है कि एक ही मौसम में पैदा की गई जो फसल होती है वो उपज होती है। 1960 के दशक में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। 1960 तक पारंपरिक बीज होते थे जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV हाइब्रिड जो बीज होते हैं उनको के द्वारा गेहूं की और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। हाइब्रिड बीज आने लगे। उन बीजों के कारण जो है फसल की प्रोडक्शन ज्यादा होती थी, वो ज्यादा उपज देते थे। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। जो हाइब्रिड बीज होते थे उनके कारण पहले से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। जो आप आज देख रहे हैं, आप देखते हैं कि ककड़ी और खीरे की फसल 1-1.5 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। तो ये जो हाइब्रिड बीज हैं ये बहुत जल्दी अपनी फसल भी तैयार होती है, लेकिन इन फसलों में उतनी ही मात्रा में आपको कीटनाशक दवाइयाँ और उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अभी बताया गया है चैप्टर में कि जो परंपरागत बीज थे वो पानी की भी उनमें आवश्यकता कम थी। उनमें खाद जो होती थी, जो नॉर्मल खाद होती थी गाय के गोबर की या पशुओं के जो गोबर की खाद होती थी वो इनफ थी। लेकिन इसमें जो हाइब्रिड बीज हैं उनमें नॉर्मल खाद इतनी कारगर साबित नहीं है। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। जैसे मैंने अभी बताया कि इन सब चीजों अति उपज मतलब जो आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। अति उपज का मीनिंग होता है ज्यादा प्रोडक्शन। उपज वाले प्रजातियों अति उपज वाले प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन होता है मिक्सचर। इन सब चीजों को अगर आप डाल रहे हैं, सारी चीजों को आप लगा रहे हैं, देन आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी। आपसे पूछा जाए कि फसल गहाने का क्या काम होता है, तो वो काटने वाला जो होता है वो उसको बोलते हैं गहाने का, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। जो जमीन होती है उसको जोतना भी पड़ता है और फसल की काटने की भी। आजकल आप देखते हैं कंबाइनर आती है जिससे गेहूं और ये चावल वगैरह की फसलें बड़ी बड़ी तेजी से कट जाती हैं। इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब आप देखिए कितना फर्क आ गया, 1300 से 3200 पर आ गए। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। रिपोर्ट जो आती हैं, जो सर्वे होता है कि जमीन को इसका कितना इफेक्ट पड़ा है। जो हम आज इतनी जल्दी जल्दी फसल तैयार कर लेते हैं, हर तीसरे महीने नई फसल तैयार हो जाती है,
आप इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसमें कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका ज़मीन की गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये रिपोर्ट के थ्रू आता रहता है, ये वैज्ञानिक रिपोर्ट आती रहती हैं। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। ये इम्पोर्टेंट है कि उर्वरकों का अगर हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, खाद का जो रासायनिक खाद होती है उसका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उससे मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है, उर्वरता का मीनिंग होता है उपजाऊपन, फर्टिलिटी, कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूम जल स्तर कम हो गया है। एक्चुअली जब ट्यूबवेल चलता है तो बहुत हाई लेवल में पानी खींचता है, और पानी खींचने के कारण जो पानी है उतनी तेज़ी से धरती के अंदर जा नहीं पाता, क्योंकि वर्षा नहीं होती, तो वो पानी इतनी जल्दी अंदर नहीं जा पाता। तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, भूम जल स्तर, जो आप वर्ड पढ़ रहे हैं भूम जल स्तर, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर लेवल, कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूमजल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। मिट्टी में जो फर्टिलिटी होती है वो अपने आप ही आती है, अगर उसे काफ़ी समय लग जाता है। और पानी की जो लेवल है वो भी, आज एक वाटर क्राइसिस आपको पता ही है कि बहुत समस्या हो गई है पानी की, पीने के लिए भी अच्छा पानी उपलब्ध नहीं है, तो वो इसी कारण हुआ है। एक बार नष्ट हो जाने के बाद इनका पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती में के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। ये पालमपुर के किसानों के बारे में बात कर रखे हैं कि किसानों के पास किस प्रकार से भूमि वितरित है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले, छोटी भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए छोटे किसान कौन है, तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है वो छोटे किसान में आएंगे। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने वाले किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिक असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात वह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बट गई। प्रत्येक के पास अब 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे भूमि के छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझौली और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मझौली किसान क्या है और उनके पास भूमि का कितना टुकड़ा है। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर इससे अधिक भूमि है, तो बड़े किसानों के पास कितनी भूमि है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, बिकॉज वीडियो लंबा हो रहा है। आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसमें कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।